My dear students, welcome to another practice session for CMAT examination. And if you've not connected with my Telegram, you can join the Telegram group CAD-ZAT MBA or directly message me at ADI-TYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. Let us start the session. First question is 543 on the base 6 is equivalent to 317 on the base 8. There are basically two statements and we need to identify ki which of these statements are correct. पहला स्टेटमेंट कह रहा है 543 रिटन ऑन द बेस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 317 रिटन ऑन द बेस 8. तो आर दीज टू इक्वल, ये हमें चेक करना है. ठीक है, किसी भी बेस सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं 123 ऑन द बेस 10, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली जो प्लेस वैल्यू है हमारा फर्स्ट नंबर का दैट इज 1, सेकंड नंबर का 10 टू द पावर 1 यानी कि 10 टू द पावर 0 है, और फिर थर्ड डिजिट का दैट विल बी 10 का स्क्वायर. दिस इज द प्लेस वैल्यू. सो इन जनरल अगर हम n बेस में लिख रहे हैं 1 2 3 को, तो फर्स्ट नंबर का प्लेस वैल्यू होगा n टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, सेकंड नंबर का प्लेस वैल्यू होगा n टू द पावर 1 और थर्ड नंबर का प्लेस वैल्यू होगा n स्क्वायर. तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नंबर हमारा आ जाएगा 5 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1. दिस नंबर इज 5 इंटू 36 विच इज 180 plus 24 plus 3, isn't it so? So this number is 207. तो LHS हमारा आ गया 207. राइट हैंड साइड में नंबर आ रहा है 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 8 प्लस 7 और 8 स्क्वायर इज 64. तो 3 इंटू 64 आ जाएगा 192 प्लस 8 प्लस 7. अगेन दिस नंबर इज ऑल्सो 207. सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दोनों ही हमारे नंबर्स इक्विवेलेंट है, इक्वल है. सेकंड कह रहा है द लास्ट 4 डिजिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 16. 16 का मल्टीपल है यानी कि डिविजिबल बाय 16 होगा, और लास्ट 4 डिजिट्स कह रहा है कि 1000 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए. अगर लास्ट 4 डिजिट्स हमारा 1000 आ रहा है, सो इन दैट केस दिस इज 2 टू द पावर 0 यानी 1, इसका प्लेस वैल्यू है 2 4 और 8, और 8 प्लेस वैल्यू है, वहां पे 1 आ रहा है यानी कि जो हमारा नंबर है उसमें एक 8 एक्स्ट्रा आ रहा है. Isn't it so? भाई ये 8 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि इसके बाद में 16 वाला डिजिट आएगा तो वहां पे 1 आएगा, वो तो समझ में आता है बिकॉज 16 का मल्टीपल है. ठीक है, या उसके बाद वाले नंबर पे 1 आए तो समझ में आता है बिकॉज 16 का मल्टीपल है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर होता, एक बार थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से इस बात को समझते हैं. लेट अस से सेकंड स्टेटमेंट के लिए फर्स्ट तो करेक्ट था ही. लेट अस से हमारा नंबर होता 1 1 1 000. अब ये नंबर हमारा, ये जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नंबर आएगा क्या हमारा, बेसिकली यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2, दिस इज 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 टू द पावर 4 यानी 16 एंड 2 टू द पावर 5 यानी कि 32. सो द नंबर इज 32 प्लस 16 प्लस 8. तो तुम प्रॉब्लम समझ पा रहे हो कि बेसिकली ये जो डिजिट है हमारा फोर्थ डिजिट राइट हैंड साइड से, वहां पे अगर हमारा 1 आ रहा है दैट इंप्लाइज कि एक 8 एक्स्ट्रा आ रहा है. ये नंबर्स तो हमारे 16 से डिविजिबल हैं, 16 का मल्टीपल है बिकॉज 16 खुद भी मल्टीपल है, 32 हो 64 हो 128 हो 256 हो 512 ये सारे के सारे 16 के मल्टीपल है. तो वहां पे हमारा 0 आए या 1 आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा नंबर फिर भी रहेगा 16 का मल्टीपल. बट अगर इस डिजिट पे यहाँ पे लास्ट की 4 डिजिट्स में से कहीं पे भी 1 आता है तो वो प्रॉब्लम है बिकॉज वो नंबर फिर हमारा 16 का मल्टीपल नहीं रह पाएगा, रिमाइंडर देगा हमें, रिमाइंडर देगा. सो डेफिनेटली अगर हमें 1 मिल रहा है यहाँ पे सो 8 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा. तो क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि मल्टीपल ऑफ 16 में कभी भी लास्ट की 4 डिजिट्स में कहीं पे भी 1 नहीं आने वाला, लास्ट की 4 डिजिट्स 0 ही होनी चाहिए, तब मल्टीपल ऑफ 16 होगा. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is called a palindrome if it reads the same backward as well as forward. So for example अगर हमारा नंबर रिटर्न है 1 2 3 3 2 1, तो इसको किसी भी लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ोगे तो भी यही है, राइट हैंड साइड से पढ़ोगे तब भी ऐसा ही है. तो दिस नंबर इज अ palindrome. क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ 6 डिजिट palindromes which are divisible by 55. 6 डिजिट के palindromes है और डिविजिबल बाय 55 है. 55 को ब्रेक करो सबसे पहले को प्राइम फैक्टर्स में, तो 11 इंटू 5 लिख सकते हैं. सो नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एंड 5. अगर 5 से नंबर डिविजिबल है यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारा या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए. आई रिपीट, अगर 5 से नंबर डिविजिबल है तो या तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा या फिर 5 आएगा. इज इट सो? अब अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है और हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, तो अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो साथ में हमें पता है कि फिर
यहां भी जीरो आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी जीरो आना चाहिए, बट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ गया तो फिर 6 डिजिट का नंबर कहां रह गया है, यानी कि नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो जीरो तो नहीं आ सकता है। हाँ ये जरूर हो सकता है यहाँ पे 5 आ जाए और इधर भी 5 आ जाए, तो ये क्लैरिटी आ गई हमें, 5 आएगा स्टार्ट में और 5 आएगा एंड में। अब इसके बाद में अगर यहाँ पे इस प्लेस पे ए आएगा तो इधर भी ए आएगा, फिर यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी आएगा, यानी कि हमारे नंबर का फॉर्मेट होगा 5AB BA5। दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ अवर नंबर। अब ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। एक चीज और हमें चेक करनी है कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होता है कि हमारा जो इवन प्लेस पे डिजिट्स है उनका सम और ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम का जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो यहां पे हमारा ऑड प्लेसेस के डिजिट्स 5 प्लस बी प्लस ए, सम आ रहा है 5 प्लस बी प्लस ए, और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम आ रहा है ए प्लस बी प्लस 5, तो डिफरेंस आ रहा है इक्वल टू 0, यानी कि दिस काइंड ऑफ अ नंबर, इस फॉर्मेट वाला जो भी नंबर होगा सारे नंबर्स हमारे 11 के मल्टीपल होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बेसिकली अगर हम इस नंबर को भी ऑब्जर्व करें तो यहां भी तो यही हो रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि एनी नंबर जो कि 6 डिजिट्स का है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा अगर वो एक पैलिंड्रोम है। आई रिपीट, कोई भी नंबर जो कि 6 डिजिट्स का है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा इफ दैट इज अ पैलिंड्रोम। इवन 4 डिजिट का भी नंबर है हमारा, लेट अस से हमने नंबर लिया 1 3 3 1, ये तो खैर 11 का क्यूब ही हो गया, बट लेट अस से 2 5 5 2, तो दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 11। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज यहां पे तुम देख पा रहे हो कि 2 प्लस 5 5 प्लस 2, यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो इवन प्लेस के डिजिट्स का सम है और ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम है उसका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। तो अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है एक पैलिंड्रोमिक नंबर में, दैट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 11। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, फिर चाहे डिजिट्स 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, एटसेट्रा। अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 1 2 3 2 1, तब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा सम आ रहा है 1 प्लस 3 प्लस 1 और यहाँ पे आ रहा है 2 प्लस 2, तब इस बात से फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा ये नंबर जो है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। इज दैट इट सो? तब फिर ये मल्टीपल ऑफ 11 नहीं हो रहा है, तब प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो तब किसी स्पेसिफिक केस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके ठीक है, तब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर लें ऑड के लिए, हालांकि वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट समझने के लिए समझ लेते हैं। लेट अस से हमारा नंबर हो दिस इज अवर नंबर, तो अब यहाँ पे हमारा ऑड प्लेस डिजिट्स का सम आ रहा है 8 और इवन प्लेस वालों का सम भी आ रहा है 8, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यानी कि किसी केस में हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा, जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके, अब अपने क्वेश्चन की ही बात करते हैं कि अपने क्वेश्चन में कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, क्योंकि हमें दिया है ए बी और ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि सारी की सारी डिजिट्स यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं हो सकता है, तो कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं। तो ए की जगह पे हमारा 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, बी के प्लेस पे भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि 10 ऑप्शन ए के लिए है, 10 ऑप्शन बी के लिए, 10 इंटू 10 टोटल 100 नंबर्स होंगे, 100 सच नंबर्स विल बी देयर। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट लाइक्स वन ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो या तो कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है या हॉकी खेल रहा है या क्रिकेट हॉकी मल्टीपल गेम्स भी खेल रहा हो सकता है, बट एटलीस्ट इन 3 में से कोई एक स्पोर्ट तो जरूर लाइक करता है, ये पक्की बात है। ठीक है, यानी क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी लाइक करने वाले स्टूडेंट्स में सारे के सारे 100% स्टूडेंट्स हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रहा है 65% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 86% like football and 57% of the students like hockey. So what is the maximum percent of students who like all the 3 sports? All the 3 sports. यानी कि हमें मैक्सिमाइज किसको करना है? सारे 3 स्पोर्ट्स को लाइक करने वाले लोगों को हमें मैक्सिमाइज करना है, और अगर इनको मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सबको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सबको मिनिमाइज करना है बिकॉज हमें इस पोर्शन को मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा पर्पज है। तो लेट अस से ओनली वन सेट से बिलोंग करने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, कि सिर्फ एक सेट से बिलोंग करते हैं, दैट इज वाई इसको हमने डिनोट कर दिया ओनली वन सेट। ठीक है, जो एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आ गए, और एग्जैक्टली 3 सेट से बिलोंग करने वाले, ये नंबर्स क्या होंगे ये हमें नहीं पता है। ठीक है, सो बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनली क्रिकेट आ गया, ओनली फुटबॉल आ गया, ओनली हॉकी आ गया, ये सारे के सारे एक एक सेट से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली क्रिकेट एंड फुटबॉल ओनली 2 सेट से बिलोंग करने वाला, हॉकी एंड फुटबॉल ओनली, एंड क्रिकेट एंड हॉकी ओनली, और ये जो बीच में हमने शेडेड किया है पोर्शन दैट बिलोंग्स टू ऑल द 3 सेट्स। तो क्या ये बात क्लियर है? अब अगर हम बात करें
कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ऑब्वियसली 100% हो गए, परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक सेट से बिलोंग करने वाले, 2 सेट से बिलोंग करने वाले, 3 सेट से बिलोंग करने वाले, सबका जो सम है दैट विल बी 100%। बट अल्टीमेटली हमारा क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे, 65% है क्रिकेट का, 86% फुटबॉल का है, 57% है हॉकी का। इन सबको ऐड करोगे तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 100%। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स बिलोंग टू 2 सेट्स, सम बिलोंग टू 3 सेट्स, दैट इज वाई हमारा जो टोटल सम है वो बिलोंग करेगा, वो हमारा 100% से एक्सीड करेगा डेफिनेटली। जो एक सेट से बिलोंग करेंगे वो सिर्फ एक बार काउंट होंगे, बिकॉज फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट से बिलोंग करता है तो वो सिर्फ क्रिकेट में काउंट होने वाला है। बट जो भी पॉपुलेशन हमारा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे 2 सेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पॉपुलेशन है हमारा, ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों से बिलोंग करता है, तो ये क्रिकेट में भी काउंट होगा और ये फुटबॉल में भी काउंट होगा, तो इसका डबल काउंटिंग हो जाएगा, यानी कि डबल काउंटिंग हो जाएगा। और जो तीनों सेट से बिलोंग करता है वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तीनों में ही काउंट होगा, तो उसका 3 बार काउंटिंग होगा। और ये सम क्या आएगा टोटल हमारा, दैट विल बी 65% प्लस 86% प्लस 57%। 65 प्लस 86 आ गया 151, 208% टोटल आ गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में से, ये सेकंड इक्वेशन हमारा बन रहा है, ये फर्स्ट बन रहा है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 2 सेट से बिलोंग करने वाले प्लस 2 टाइम्स 3 सेट से बिलोंग करने वाले, दैट इज इक्वल टू 108%। एंड सिंस वी नीड टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 स्पोर्ट्स, इसको मैक्सिमाइज करना है, इस पोर्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज कर दो, इसको 0 कर दो। क्या 0 होना पॉसिबल है, इसको 0 कर दिया तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स थर्ड इज 108, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54%। 54% यानी कि 46% स्टूडेंट्स हमारे होंगे who belong to only 1 set and 54% belong करेंगे 3 सेट से, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0%। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब बस एक छोटी सी बात को है जिसको दिमाग में हमेशा रखना है, उस बात को समझ लेते हैं ताकि तुम्हारा आगे कभी ऐसे किसी क्वेश्चन में गलती नहीं हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54%। जस्ट इन केस इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। ठीक है, क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले और हॉकी वाले, और परसेंटेज हमारा आ रहा है, लेटेस्ट से क्रिकेट वालों का आ रहा है 73%। ओके, हॉकी वालों का आ रहा है 90%, और सॉरी हॉकी नहीं, फुटबॉल वालों का आ रहा है 90%, और हॉकी का जो परसेंटेज है दैट इज 49%। अब इस केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स सेकेंड प्लस 3 टाइम्स थर्ड की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 73 प्लस 90 163 प्लस 49, तो दैट इज 212%। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके बाद में हमें मिलेगा सेकेंड प्लस 2 टाइम्स थर्ड इज इक्वल टू 112%। ये आ गया 112%। ओके, अब इसके बाद में तुम्हें मैक्सिमाइज करना है ऑल द 3 स्पोर्ट्स को, तो तुमने 0 कर दिया सेकंड वाले को, तो थर्ड वाले की वैल्यू आ गई 56, यानी कि 56% ऐसे स्टूडेंट है जो कि तीनों सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 56% ऐसे स्टूडेंट है जो कि तीनों सेट से बिलोंग करते हैं। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगा कि यहाँ पे ध्यान दो कि 56% स्टूडेंट्स तीनों से बिलोंग करते हैं, यानी कि हॉकी से भी बिलोंग करते होंगे, बट हॉकी खेलने वाले टोटली 49% है, टोटल ही 49% है, isn't it so? तो 56% हमारा ऑल द 3 सेट्स को कैसे बिलोंग कर सकता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे इस केस में प्रॉब्लम आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, isn't it so? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इस केस में हमारा ये जो अप्रोच होगा, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है इस केस में, जो हॉकी खेलने वाले यही मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि इस केस में आंसर हमारा 49% होना चाहिए। अगर 49% तीनों सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सो 49 यहाँ पे वैल्यू आ गया, 49 2 98, तो यहाँ पे बचा 14%। तो 1 सेट से बिलोंग करने वाले हो जाएंगे 49 प्लस 14 63, 37% सिर्फ एक सेट से बिलोंग करते हैं, 14% 2 सेट से बिलोंग करते हैं, 49% तीनों सेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 49%। तो जब भी तुम आंसर निकालोगे, जैसे यहाँ पे हमने 54% आंसर निकाला, तो हमेशा ये चेक करना है कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी, जैसे यहाँ 57% आ रही है, ये 54% शुड बी लेस देन और इक्वल टू 57%। अगर ऐसा नहीं है, जैसे इस केस में नहीं था, 56% इज हायर देन 49%, सो इन दैट केस जो हमारा एक जो सबसे छोटा सेट है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कि उस केस में फिर हमारा आंसर 57% हो जाता। ठीक है, अगर हमारा 54 की बजाय 58 वैल्यू आया था, 59 वैल्यू आया था, तो हमारा आंसर 57% हो जाता। क्लियर है? सॉरी, हाँ 57% आंसर हो जाता। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ये छोटी सी बात हमेशा दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज x, y एंड z are
positive real numbers and x into y into z is equal to 64, then which of the following is not a possible value for xy plus yz plus zx? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या है, नॉट अ पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहा है क्वेश्चन। गिवन है हमें एक इन्फॉर्मेशन कि x इंटू वाई इंटू जेड हमारा 64 आ रहा है। क्या कर सकते हैं इसमें? अगर हम यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी लगा दें तो हमें वहां से लिमिट मिल जाएगा कि xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू किस रेंज में आ सकती है, या मिनिमम वैल्यू क्या होगा या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। ठीक है, सो xy प्लस yz प्लस zx एवरेज क्या आएगा, एरिथमेटिक मीन क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ xy इंटू yz इंटू zx। तो दिस बिकम्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगी वैल्यू क्या, दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द होल पावर 1/3 विच इज एक्स वाई जेड टू द पावर 2/3, और एक्स वाई जेड है 64, यानी 64 टू द पावर 2/3, 64 है 2 टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 2/3 यानी कि 2 टू द पावर 4 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इंटू 3, यानी कि इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 48, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 48 आ रहा है तो दैट इंप्लाइज कि मिनिमम वैल्यू भी कितनी आएगी, 48, मिनिमम वैल्यू 48 आएगी। 48 तो अचीव करेगा जब इक्वल होंगे एक्स वाई और जेड, तीनों इक्वल होंगे, तीनों की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, सो व्हेन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 4, तब हमें वैल्यू मिलेगा 48। अदरवाइज 48 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, यानी 48 मिलना पॉसिबल है, 60 पॉसिबल है, 72 पॉसिबल है, बस 36 पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इट इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जबकि एक्स वाई जेड हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉजिटिव नहीं लिखा होता तो फिर हम AMGM इनइक्वालिटी नहीं लगा पाते इस तरह से। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए इस तरह से अप्लाई होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 नोटबुक्स is equal to the selling price of 25 notebooks. The selling price of one notebook is equal to the total discount on 4 notebooks. If the markup on a notebook is halved and the discount percentage is same, what is the profit percentage? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 नोटबुक्स क्या दिया है, 36 टाइम्स कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 नोटबुक्स, यानी 25 टाइम्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 25/36। अब यही एज्यूम कर लो कि 25 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है और 36 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। देन क्वेश्चन इज सेइंग सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक, जो हमने एज्यूम कर लिया 36 रुपीज है, तो 36 रुपीज इज इक्वल टू टोटल डिस्काउंट ऑन 4 नोटबुक्स। तो अगर एक नोटबुक पे डिस्काउंट डी का है 4 नोटबुक्स पे आ जाएगा 4 टाइम्स डी, तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 9 रुपीज। एंड इफ डिस्काउंट इज 9 रुपीज तो मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यानी कि 45 रुपीज का मार्क प्राइस आ गया। और अगर मार्क प्राइस 45 रुपीज का है, डिस्काउंट 9 रुपीज का, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, 9/45 इंटू 100 विच इज 20%। 1/5 है, 20% है। इफ द मार्कअप ऑन अ नोटबुक इज हाफ्ड, मार्कअप कितने का किया है, 25 रुपीज CP है, 45 रुपीज MP है, मार्क प्राइस है, यानी कि 20 रुपीज का मार्कअप किया है। क्वेश्चन कह रहा है हाफ कर दो मार्कअप को, यानी कि 10 रुपीज से ही मार्कअप करो, तो हमारा मार्क प्राइस जो नया वाला है दैट विल बी 35 रुपीज। न्यू मार्क प्राइस विल बी 35 रुपीज। फिर क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट परसेंटेज इज सेम, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20% का, तो 20% का डिस्काउंट दे दो, -20%, 20% यानी कि रुपीज कितना आ जाएगा 7, तो 7 का डिस्काउंट दिया, 28 रुपीज विल बी आवर न्यू सेलिंग प्राइस। तो इन दैट केस व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, 25 कॉस्ट प्राइस है, 28 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हमारा हो गया 3 रुपीज का, और 25 में 3 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 3/25 इंटू 100, तो दैट इज 12%। ऑप्शन ए 12% आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वर पुट ऑन अ जॉब, कितने वर्कर्स हैं नहीं पता, बट देयर इज अ ग्रुप। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स 1 वर्कर वॉज विड्रॉन ईच डे, हर एक दिन क्या कर रहे हैं, एक वर्कर कम कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले दिन एक वर्कर है, पहले दिन n वर्कर्स हैं, दूसरे दिन एक कम होगा, तीसरे दिन एक और कम होगा, चौथे दिन एक और कम होगा, और एंड सो ऑन करते जाएंगे। द जॉब वॉज फिनिश्ड व्हेन द लास्ट वर्कर वॉज विड्रॉन, यानी कि आखिरी दिन सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा था, यही तो मतलब हुआ इस लाइन का। बिकॉज द जॉब वॉज फिनिश्ड व्हेन द लास्ट वर्कर वॉज विड्रॉन, यानी कि लास्ट डे पे एक वर्कर था। लेट अस से स्टार्टिंग वाले पहले दिन पे n वर्कर थे, और क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है हैड नो वर्कर बीन विड्रॉन एट एनी स्टेज द ग्रुप वुड हैव फिनिश्ड द जॉब इन 55% ऑफ द टाइम, हाउ मेनी वर्कर्स वर देयर इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितने वर्कर्स हैं। बेसिकली यहाँ पे एफिशिएंसी सारे वर्कर्स की सेम है,
सबकी एफिशिएंसी हम 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। तो पहले दिन n वर्कर्स हैं, सबकी एफिशिएंसी 1 है तो n यूनिट ही काम होगा। दूसरे दिन n-1 वर्कर होंगे, डे 1 पे n वर्कर, डे 2 पे n-1, डे 3 पे n-2 एंड सो ऑन। तो लास्ट डे पे बचेगा 1, यानी कि लास्ट डे कौन सा दिन होगा? डे 1 पे n है तो डे n होगा, यानी कि nth डे पे 1 वर्कर बचा, टोटल n डेज वर्क हुआ, ठीक है। और वर्क कितना होगा? पहले दिन n यूनिट वर्क हुआ है बिकॉज एक ही एफिशिएंसी है, दूसरे दिन n-1, तीसरे दिन n-2 एंड सो ऑन टिल 1। तो n से लेके 1 तक का सम आता है n into n+1 and that divided by 2. So this is our total work and question is saying if no worker was withdrawn, अगर कोई वर्कर विड्रॉ नहीं करता, सारे n वर्कर साथ में काम करते तो काम हमारा फिनिश हो जाता 55% टाइम में, ठीक है। अभी कितने डे लगे हैं? n डेज लगे हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो कि वर्क हमारा चीख चीख के कह रहा है कि वर्क है n into n+1/2, यानी कि बेसिकली n into n+1/2। तो n अगर हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा n+1/2। Isn't it so? Isn't it so? तो क्लियरली हमारे नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे उस केस में जबकि n वर्कर्स डेली काम करते हैं, n+1/2 आते हैं। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दैट वैल्यू इज 55%। 55% है, 55% है क्योंकि अभी आ रहे हैं, अभी कितने डेज लग रहे हैं? n डेज लग रहे हैं, और उस केस में डेज लगे होते हैं n+1/2, और n+1/2 इज 55% ऑफ n। तो n+1/2 डिवाइडेड बाई n, दैट इज 55%, यानी 55/100 है, ठीक है, 55/100 है। तो n+1 बाई n हो जाएगा, इस डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई पे लेके जाओगे, सो दिस विल बी 110 अपॉन 100 विच इज 11/10। यहाँ पे गैप कितने का है? 1 का डिफरेंस है, और यहाँ भी डिफरेंस 1 का ही है, यानी कि n इज इक्वल टू 10 आ गया स्ट्रेट अवे। दिस विल बी अवर आंसर, n इज इक्वल टू 10। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर। अदरवाइज फिर ऑप्शन से जाने का सोचते, बट एक इजी क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में आ रहा है तो इजीली सॉल्व हो रहा है। अदरवाइज ऑप्शन से भी जा सकते थे कि 15 तुम पहले केस में ऑप्शन लेते, ऑप्शन ट्राई करते। जब भी ऑप्शन ट्राई करो तो हमेशा कोई बीच का वैल्यू ट्राई करो, ठीक है, हमेशा एक्सट्रीम को नहीं ट्राई करो, सबसे छोटे सबसे बड़े वैल्यू के बजाय बीच की किसी वैल्यू को लो। फॉर एग्जाम्पल 15 को तुमने ले लिया, ठीक है, 15 को लिया। अब तुम देख रहे हो कितने दिनों में वर्क हमारा कंप्लीट होगा? पहले दिन 15, दूसरे दिन 14, तीसरे दिन 13, लास्ट में 1। तो हमारा कितना आएगा? टोटल 15 डेज में हो रहा है, 15 इंटू 16/2 यानी 15 इंटू 8, 120 यूनिट्स वर्क हो गया। अगर 15 वर्कर्स डेली काम करते तो 8 डेज में होता, अभी लग रहा है 15 डेज। तो कहीं पे भी 55% का मसला आ ही नहीं रहा है, बिकॉज 55% इज अ मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ कहाँ पे 8/15 आ रहा है, ठीक है, 8/15 विच इज नॉट इक्वल टू 55%, ठीक है। सो इस तरह से ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो, बट उसमें टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा। अगर ये मेथड समझ लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हाइट ऑफ राजू वेरीज एट द स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज, यानी कि एज अगर राजू की है ए, तो हाइट क्या होगी? हाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। और अगर प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ ए के, यानी कि हाइट हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब स्टेटमेंट गिवन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ राजू आफ्टर 7 years इफ ही इज 4 feet टॉल एट द करंट एज ऑफ 9 years। तो करंट एज अगर 9 years है तो उसकी हाइट है 4 feet। 4 feet, हाइट इज इक्वल टू 4 व्हेन एज इज 9। तो 4 इज इक्वल टू k रूट 9, रूट ऑफ 9 इज 3, तो k विल बी इक्वल टू 4/3। तो हमें इक्वेशन मिल गई कि h इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए। 7 years के बाद में उसकी एज क्या होगी? 9 + 7 हो जाएगी, 16 years हो जाएगी। तो हाइट विल बी 4/3 इंटू रूट 16 विच इज 4। तो 4 इंटू 4/3 विच इज 16/3 विच इज 5 and 1/3। तो 5 feet और 1/3 कितना होगा? 1/3 फुट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4 inches, बिकॉज एक फुट में 12 inches होते हैं, ठीक है। तो 1/3 इज 12/3 विच इज 4 inches। तो 5 feet 4 inches, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers a, b and c are in continued proportion। continued proportion का मतलब क्या हुआ कि a upon b is equal to b upon c, which implies that b square is equal to ac। ये हमारा रिलेशन बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेसिकली, ठीक है। इफ 3 is subtracted from each number, the ratio of these numbers is 3:5:8। अगर हम 3 हर एक नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है? 3:5:8 का, यानी कि पहला नंबर मान लेते हैं 3x हो जा रहा है, दूसरा 5x हो जा रहा है, तीसरा 8x हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी क्या हो जाएगा? दिस इज a -3, b -3, c -3। तो b हमारा हो जाएगा 5x + 3। तो 5x + 3 का होल स्क्वायर
बिकॉज सी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में ये रेशियो आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू ए हो जाएगा 3x+3 और सी हो जाएगा 8x+3। 5x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25x² + 9 + 30x एंड दैट विल बी इक्वल टू 24x² + 9x + 24x यानी कि 33x + 9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 25x² - 24x² x² विल बी इक्वल टू 3x यानी कि यहाँ से हमारा x = 0 आ जाएगा या फिर 3 आ जाएगा। और सीधी सी बात है कि x 0 तो हो नहीं सकता, उसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज फिर हमारा नंबर ही में रेशियो कहाँ से आएगा, 0 और 0 और 0 का रेशियो 3:5:8 कैसे हो सकता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली x मस्ट बी इक्वल टू 3, x = 3 आ गया और इसके बाद में तुम सम निकाल सकते हो सारी वैल्यूज का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बट क्या इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत थी? कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। तुम सिर्फ इतना देखोगे यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, ये सम कितना आ रहा है, 3x 5x 8x अगर हमारे नंबर्स आ रहे हैं, a - 3 b - 3 और c - 3 यानी कि a + b + c की वैल्यू क्या आएगी भाई, a - 3 b - 3 c - 3 का सम क्या आ रहा है, 3x + 5x + 8x यानी कि 8 + 5 + 3 16x आ रहा है। और ये थे a - 3 का, तो a + b + c आ जाएगा 16x + 9, क्योंकि तुमने 3 3 3 तीनों नंबर्स में सब्ट्रैक्ट किया तो 9 ऐड करोगे, तो यानी कि हमारा जो आंसर है दैट शुड बी इन द फॉर्मेट 16x + 9। 16 के मल्टीपल से 9 ज्यादा होना चाहिए आंसर, तो ना तो b हो सकता है, ना c हो सकता है, ना d हो सकता है, सिर्फ हो सकता है a, तो a ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। वही यहाँ से इतना मेहनत करके भी निकलेगा, वही स्ट्रेट अवे निकल जाएगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस तुमको सीधे सीधे ये देख लेना है, तो कई बार हो सकता है कि एक ही ऑप्शन मैच करे और तुम्हारा आंसर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए, नहीं होता तो फिर तो सॉल्व करोगे ही करोगे, या फिर उन ऑप्शन से जा सकते हो। अगर मान लो कि एक या दो ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन से भी तुम जाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी जाने की कोशिश कर सकते हो कि ब्रेक कर दो, उसके बाद चेक कर लो। फॉर एग्जांपल 57 है, 9 सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 48, अब तुम 3 पार्ट से ब्रेक कर लोगे, चेक कर लोगे कि जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास और लेंथ है डबल ब्रेड्थ का, length is equal to 2 times breadth. Two square fields of maximum and equal area are made in that rectangular field such that no area of the rectangular field is left after that. यानी कि इसको तुम दो स्क्वायर्स में तुमने ब्रेक किया और कि लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ है। अब ये इस टाइप का फिगर बन गया, isn't it so? Because length was 2 times breadth, तो ये टोटल लेंथ था, बट अब दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो ब्रेड्थ और ब्रेड्थ हो गया डायमेंशन स्क्वायर्स के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड टू दैट ऑफ द वन स्क्वायर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या आएगा, दैट विल बी कितना आ रहा है, 2b + b 3b × 2 6b आ रहा है, और एक स्क्वायर का पेरीमीटर के बराबर पूछ रहा है, दैट इज कितना आ रहा है, दैट इज 4b। रेशियो पूछ रहा है, इक्वल थोड़ी है, ठीक है, तो 1:4b रेशियो आ गया, 6b/4b यानी कि 3:2। ऑप्शन बी, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 91,000 is borrowed at 20% per annum compounded annually if the amount is to be paid in 3 equal annual installments, तो annual installment की वैल्यू क्या होगी, annual installment की वैल्यू क्या होगी। 20% का इंटरेस्ट रेट है यानी कि 1/5 का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट तुमने 5 रुपीज़ की ली होती ईयर 1 में, तो एंड में क्या चुकाना पड़ता तुम्हें, 5 + 1, 5 रुपीज़ से 1 रुपी का इंटरेस्ट लग रहा है यानी कि 6 रुपीज़ पे करने पड़ते, ठीक है। अगर 5 रुपीज़ का लोन लिया होता तो 1 साल के बाद में 6 रुपीज़ पे करने पड़ते। यही अगर 2 साल की कहानी कहें तो अगर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, 2 ईयर्स में हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अगर तुमने लोन लिया होता तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 रुपीज़ चुकाने पड़ते, 25 रुपीज़ का लोन होता तो 2 ईयर्स के एंड में। 3 ईयर्स के एंड की बात करें तो 5 क्यूब यानी कि 125 रुपीज़ अगर लिए हैं तो 6 का क्यूब 216 रुपीज़ तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हैं तो इन तीनों वैल्यूज को इक्वल करोगे, दिस इज 216, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, लेकिन अगर इस एंड पे मल्टीप्लाई किया है 6 से तो क्योंकि रेशियो है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिमिलरली तुम यहाँ 36 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि तुम्हें सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी है, तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा है 216 की वैल्यू, सम दिया है 91,000, सम सबसे पहले निकालोगे, दिस इज 180, तो 180 प्लस दिस इज 150 प्लस 125, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 330, 430, 455। तो अगर 455 रुपीज़ का लोन लिया होगा तब फिर 3 इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेंगे 216 रुपीज़ की, ठीक है। तो 216 की वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन में, 455 की वैल्यू हमें गिवन है 91,000,
विच इज नथिंग बट 45 यूनिट्स है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है 200। तो बस 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 43200 ऑप्शन ए। बाकी ये क्वेश्चन तो स्टार्ट में जैसे ही तुमने 216 लिखा था यहाँ पे तभी खत्म हो गया था, क्योंकि तुम्हारा जो 216 वैल्यू आ रहा है उसका मल्टीपल कहीं ना कहीं पे दिखना चाहिए, और मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऑप्शन ए। सिर्फ ऑप्शन ए ही हमारा मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, बट हमेशा बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है कभी 108 का मल्टीपल फॉर एग्जांपल 10,800 वैल्यू लिखा हो, ठीक है, या 21600 लिखा हो, तो ऐसा भी आंसर हो सकता है, बिकॉज ये भी तो मल्टीपल्स है 216 के। भाई ये तो 216 का है, ये भी है, दिस इज ऑल्सो, बिकॉज 100 में भी तो आ रहा है 2, ठीक है, इवन 5400 भी मल्टीपल है 216। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर कभी वैल्यूज दी हैं तो वहां पे इन वैल्यूज को भी कंसिडर करना है, इनको भूल नहीं जाना है, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात और, कि ये तो हो गया जब तुम्हें सिंपली ये दिख जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना 43200 प्लस 5400, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 216 से डिविजिबल है। तो हमेशा ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वैल्यूज हमारी क्या दी है, सम की वैल्यू क्या गिवन है। ओके, तो स्टेट अवे एलिमिनेशन करते समय हमेशा ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना जरूर है कि क्या वो पॉसिबल है, हो सकते हैं मल्टीपल या नहीं हो सकते। ओके, next question, what annual payment will discharge a debt of rupees 9675 due in 4 installments at 5% simple interest? तो ड्यू अमाउंट कितना है, रुपीज 9645, और हमें देना है 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, 4 एनुअल पेमेंट्स में देना है। यानी कि ये अमाउंट जो ड्यू है ये कब ड्यू है, ये लास्ट में ड्यू है। अगर हम कुछ भी एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो फिर हमें 4 साल के बाद में ये अमाउंट देना पड़ता, बट हम 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं, इसलिए हमको ये डेट नहीं देना पड़ेगा। हमेशा इस बात को ध्यान से समझना, इस लाइन को, कि हमें स्टार्टिंग वाला पैसा दिया है, लास्ट वाला पैसा दिया है। अगर स्टार्टिंग वाला पैसा दिया होता तो फिर हमें लास्ट वाला पैसा निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि लेट अस से कि 100 रुपीज है हमारा, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपीज की है, थर्ड भी 100 की है, फोर्थ भी 100 की है। अब तुम्हें क्योंकि 5% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और अगर सारा पैसा एंड में चुकाना होता, आखिरी साल में चुकाना होता, लास्ट ईयर में चुकाना होता, तो दैट अमाउंट वुड हैव बीन 9675, ठीक है। और इन जनरल हम 100 के हिसाब से निकाल लेते कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में सभी कुछ चुकाते तो कितना आता। भाई जो तुमने एक साल पहले चुकाया, दिस इज इन ईयर 1, दिस इज इन ईयर 2, दिस इज इन ईयर 3, दिस इज इन ईयर 4, जो ईयर 4 में चुका रहे हो वो तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगना नहीं, वो तो तुम लास्ट में ही पे कर रहे हो। बट जो ईयर 3 में चुका रहे हो, अगर वो भी एक साल बाद चुकाते तो उस पर 5% का सिंपल इंटरेस्ट लग जाता, यानी कि तुम 105 रुपीज पे कर रहे होते उसके लिए, ठीक है, 100 की बजाय। जो ईयर 2 में चुका रहे हो उसको 2 साल बाद चुकाते तो 2 साल का इंटरेस्ट यानी कि 10% का इंटरेस्ट लगता, तो ये अमाउंट 110 हो जाता। और जो ईयर 1 में चुका रहे हो वो अगर 3 साल के बाद में चुकाते तो 15% का इंटरेस्ट लगता है, यानी कि अमाउंट 115 हो जाता। तो बेसिकली तुमको ईयर 4 में कितना अमाउंट चुकाना पड़ता, 430 रुपीज का, ठीक है। और वही ड्यू अमाउंट है तुम्हारा जिसकी वैल्यू 9675 गिवन है, जिसकी वैल्यू 9675 गिवन है। 5 से काट लो सबसे पहले, 86 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 से कितना बचा, बचा 1935, ठीक है, 1935 बचा। अब इसके बाद में 43, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 43 से भी ये कैंसिल आउट होना चाहिए, 2 बचेगा यहाँ पे, और 43 से काटोगे 43 4 जा 44 जा 160, 172 बचेगा 215, जो कि 5 टाइम्स जाएगा तो 45 बच गया। यानी कि हमारा जो अमाउंट है 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिकॉज 2 यूनिट से 45, तो 1 यूनिट आ जाएगा 45/2, 45/2। और क्वेश्चन ने पूछा एनुअल पेमेंट की वैल्यू, एनुअल पेमेंट तो हमारा 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45/2 इंटू 100, यानी कि 4500/2, तो 2250 रुपीज। तो दिस विल बी अवर एनुअल पेमेंट, ऑप्शन सी। क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। अगर जस्ट इन केस कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हमें दिया हो कि स्टार्टिंग में एक अमाउंट लिया है, अमाउंट का लोन, अमाउंट ऑफ लोन गिवन हो, लोन इतना लिया है, तब तुमको ऐसे केसेस में हमेशा उस अमाउंट से, फॉर एग्जांपल गिवन हो कि 500 रुपीज का लोन लिया है, 5% का इंटरेस्ट रेट है, और 4 ईयर्स के बाद में, 4 ईयर्स में तुम इंस्टॉलमेंट पे करो, तो लास्ट में कितना बचेगा, ये हमेशा उसको लास्ट में लेके जाना है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे लाने की कोशिश नहीं करनी है। तो 4 ईयर्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, यानी कि वो ड्यू हो जाएगा, फाइनल ड्यू, फाइनल अमाउंट ड्यू हो जाएगा 600 रुपीज का, ठीक है, 6
हाँ 600 रुपीज़ आ जाएगा। तो अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, और फिर सारी कैलकुलेशन वैसे ही करोगे जैसे अभी हमने की, एट द एंड ऑफ ईयर्स 4। ओके, सो ऐसे केसेस में अब जो बाकी कैलकुलेशन तुम्हें करनी है वो 600 रुपीज़ फाइनल अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे 9675 की जगह पे 600 वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन आएगा इंस्टॉलमेंट का, अगर तुम्हें इनिशियल लोन की वैल्यू गिवन हो तो हमेशा उसको अमाउंट ड्यू में कन्वर्ट करना है तुमको एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, जितने भी इंस्टॉलमेंट तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हो, या मंथली इंस्टॉलमेंट हो तो उस हिसाब से मंथ के इंटरेस्ट में चीज़ें कन्वर्ट करके वैसे कहानी तुम्हें करनी होगी। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If p is the number of ways of arranging letters of the expression a square b to the power n plus 1 c square, मतलब क्या हुआ कि a को 2 बार लिख रहे हो, b की पावर n plus 1 यानी b आ रहा है n plus 1 टाइम्स, ठीक है, और ये n plus 1 टाइम्स आ रहा है, a आ रहा है 2 टाइम्स, और लास्ट में c भी आ रहा है 2 टाइम्स। क्वेश्चन कह रहा है when written at full length considering n is a natural number p is always divisible by, और क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, n+1 तो b है, 2a है, 2c है, तो n+5 लेटर्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा n+5 का फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई 2a तो सेम है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, n+1 b सेम है तो n+1 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर दोगे, और फिर 2c सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। n+1 फैक्टोरियल में से n+5 फैक्टोरियल में से n+1 फैक्टोरियल को डिवाइड किया तो बच क्या गया, n+5 इंटू n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, डिवाइडेड बाई 4 बच गया। अब ये 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, और क्वेश्चन कह रहा है p हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, सबसे छोटे 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को ले लो, 1 2 3 4। अगर डिवाइड 4 से नहीं करते तो ये नंबर हमारा 12 से डिविजिबल होता, और ये तब डिविजिबल होता जब हमने 12 से, जब हमने 4 से डिवाइड नहीं किया होता, लेकिन 4 से डिवाइड भी तो कर रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बोल रहा है, 24 से डिविजिबल होता है, ठीक है, बट 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ये नंबर 6 से डिविजिबल आएगा, और जो सबसे छोटे नेचुरल नंबर्स में आ रहा है वो प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई करेगा, यानी कि ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 आएगा, ठीक है। जब भी कभी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिए हो, लेट अस से 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिए हो, सबसे छोटे 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 को ले लो और उसके हिसाब से देख लो कि कौन से नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लियरली ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है हमेशा, 3 से डिविजिबल है हमेशा, 4 से हो ऐसा जरूरी नहीं है, 12 से हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, पॉसिबल है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है बट पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो डेफिनेट नो नहीं है, पॉसिबल है, बट ऑलवेज डिविजिबल बाई पूछ रहा है, लैंग्वेज देखो, ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो 2 और 3 से तो हमेशा पक्का होगा, तो आंसर हमारा होगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर होता पी कैन बी डिविजिबल बाई, तो कैन के केस में तो 3rd से भी हो सकता था, 4th से भी, इनफैक्ट कोई भी नंबर लिखा होता तो उससे हो सकता था, ठीक है। फिर चाहे 79 लिखा होता तो 79 से भी कोई डिविजिबल हो ही सकता है, अगर तुम्हारे 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो जो है 79 80 81 82 83 है, ठीक है। सो कैन तो सब में पॉसिबल है, बट डेफिनेट पॉसिबिलिटी है सिर्फ 2 और 3 की, क्लियर? ओके, ठीक है। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, आई बिलीव सेशन में क्वेश्चन समझ में आएंगे, पसंद आएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा कमेंट में मेंशन करना, अगर कोई भी डाउट कहीं पे भी रहता है, अगर सेशन पसंद है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना, और साथ में पार्टिसिपेट भी करो, ठीक है, इंगेज करो, कहीं पे डाउट आता है तुम्हारा, डेफिनेटली डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते नहीं हो, तो तुम्हारा जो भी डाउट हो, बेसिक से बेसिक डाउट हो, हमेशा पूछ लो, और अगर पूछने में कहीं हिच आता है तो तुम टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, और वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।